नए नए इनिशिएटिव ले रहे हैं बड़े अरसे से, अचानक से मसूद साहब इज बैक। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसा है। और हमने वी हैड अ गुड सेशंस। मैंने फ्राइडे का एक वो स्केड्यूल रखा है और उसमें बच्चों का अच्छा इनपुट है। और अब मेरी कोशिश ये भी है कि थोड़ा ऐसे रखा जाए ना, बच्चों को बेनिफिट भी हो और थोड़ा डेफिनेटली। अब हमारी जो कोऑर्डिनेटर, ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टू माय एस्टीम्ड guests and students as well. So we have arranged this very exciting session on CA exam tips and tricks. So let me introduce you my guest for today. मिस्टर अमार अहमद जो हैं वो एक फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ही हैज़ न्यूमरस गोल्ड मेडल्स। जब ये खुद तालीम हासिल कर रहे थे सीए में, इनकी डिस्टिंक्शन है बहुत सारी। बहुत ही थॉरो प्रोफेशनल हैं और बहुत ही फोकस के साथ पढ़ाते हैं। और एक रिनाउंड टीचर हैं सीए फाइनल लेवल पर और कैफ लेवल पर एज वेल। So welcome, Amar, to the session. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच सर। उसके साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आतिफ आबदी एक रिनाउंड टीचर हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं। बड़े डायनामिकली इन्होंने ग्रो किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ही इज नाउ रनिंग हिज ओन कॉलेज एंड ही इज अगेन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट and a very renowned teacher for law subjects, audit, CMA, and MFA. So, Atif, welcome to the session. थैंक यू सर। अच्छा, अब 1 आवर का सेशन है तो मेरी कोशिश होगी कि हम इसको थोड़ा इंटरेक्टिव भी बनाएं। और स्टूडेंट से रिक्वेस्टेड है कि हम एक Q&A सेशन करेंगे एट द एंड। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप काइंडली वो चैट बॉक्स में दे सकते हैं। तो अमार, आपसे मेरा पहला सवाल जो है, लाइक आई मेंशन दैट यू हैव सिक्योर्ड गोल्ड मेडल। तो अगर फॉर द इंस्पिरेशन ऑफ स्टूडेंट्स थोड़ा आप इस पर रोशनी डाल सकें कि what was your approach when you are a student and what are certain traits और techniques required अगर कोई स्टूडेंट एस्पायर कर रहा है। वैसे तो इसमें लक फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बट डेफिनेटली अपार्ट फ्रॉम लक यू नीड अ प्रॉपर प्लानिंग फॉर दैट। तो इस पे जरा थोड़ा सा अपना जर्नी आप जरूर फॉर द इंस्पिरेशन ऑफ स्टूडेंट्स शेयर करें। जी बिल्कुल सर, मैं कर देता हूँ। पहला तो एक जनरल मशवरा है, वो ये है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में मेरी राय में एम जो है वो कभी भी डिस्टिंक्शन या गोल्ड मेडल लेने का फॉरमोस्ट एम नहीं होना चाहिए। बिकॉज वो पोटेंशियल पिटफॉल भी हो सकता है। आप अपने आप को ओवर बर्डन कर सकते हैं एग्जाम से पहले भी, और एग्जाम के दिन भी ओवर स्ट्रेस कर सकते हैं। क्योंकि एक सवाल से खराब होने से पेपर खुदा न खास्ता फेल नहीं होगा, लेकिन गोल्ड मेडल के चांसेस जाते नजर आएंगे। आप ओवर स्ट्रेस हो जाएंगे, बैड परफॉर्म कर, ये एक खतरनाक अमल है। तो आपने अपने आप को फिक्सेट नहीं करना, ऑब्सेस नहीं होना अबाउट स्कोरिंग अ डिस्टिंक्शन। पहला ऑब्सेशन होना चाहिए कि जी मेरे जो भी एग्जाम्स हैं, इम्तिहानात हैं, वो पास होने चाहिए। सो हर पेपर आपने अच्छे नंबरों के साथ कंफर्टेबली पास की नीयत से प्रिपेयर करना है। दैट इज द कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं कि हम अच्छे नंबरों से कंफर्टेबली पास करने गए और अल्लाह की रजा से, जैसे आपने कहा, लक से, ब्लेसिंग से आपका डिस्टिंक्शन आ गया। तो उसके क्या अवामिल हैं, उसका क्या प्रोसेस है। मेरी मेरी रिकमेंडेशन होगी 5 चीजें। अब उसमें सबसे पहला मेरा ये ख्याल है कि जिस भी एग्जाम को आप अप्रोच कर रहे हैं, उस पेपर को समझना। प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में स्पेसिफिकली कैफ के स्टूडेंट्स जो है ना, वो अभी मिडल ऑफ द प्रोसेस होते हैं। पीआरसी में बहुत ही कम आइडिया होता है, सीफैप में धक्के खा खा के बेहतर आइडिया हो जाता है। कैफ में अभी हम समझ रहे होते हैं उस प्रोसेस को। सबसे पहला पेपर को, हर पेपर डिफरेंट, एमएफए का पेपर डिफरेंट डायनामिक्स, डिफरेंट स्ट्रेटजीज, डिफरेंट पिटफॉल्स। ऑडिट का पेपर बिल्कुल डिफरेंट पिटफॉल्स।
राइट। सबसे पहले है पेपर को समझना। अच्छा, अब इसका अमल क्या है? अमल यह है कि फॉर एग्जांपल किसी सीनियर के साथ, किसी टीचर के साथ बैठे, समझे अच्छा पेपर में क्या आता है, मोटा मोटा सिलेबस क्या है, न्यूमेरिकल टेस्टिंग कितनी होती है, एमसीक्यू टेस्टिंग कितनी है मेरे पेपर में, कितनी कैसे पूछता है एग्जामिनर, एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले पेपर को समझा जाए, उसके कॉमन पिटफॉल्स। अगर मेरी राय में ऑनेस्टली, आप जैसे गुरुज थे जब हम पढ़ रहे थे, अगर आपको किसी गुरु का हफ्ता 2 हफ्ता इंतजार भी करना पड़ता है आतिफ भाई जैसे लोगों का, तो कीजिए, बेशक कीजिए, पेपर को समझिए। दैट इज द फर्स्ट रिकमेंडेशन। दूसरा, आई थिंक आज की तारीख में बहुत बड़ा एडवांटेज है स्टूडेंट्स को एज ए रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, पिक योर टीचर वेरी वाइजली। फॉर द सेम सब्जेक्ट यू विल हैव, आई वुड से मिनिमम कैफ में मिनिमम 5 टीचर्स हु आर एक्सट्रीमली गुड अक्रॉस पाकिस्तान एंड आर अवेलेबल टू यू। बट हर टीचर का स्टाइल मुख्तलिफ है। जैसे मुझसे कुछ बच्चे एतराज ये करते हैं, आप बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, बहुत डिटेल कॉमन सेंस में जाके पढ़ाते हैं। वो कुछ बच्चों को रास आता है, कुछ को नहीं आता, कुछ को रूल्स चाहिए होते हैं। आपने ये समझना है कि इस टीचर का, और अगेन ये उनके पुराने स्टूडेंट से, सीनियर से डिस्कस करके होता है कि इन ये टीचर जो हैं कैसे पढ़ाते हैं और क्या मेरे पढ़ने का अंदाज इनके साथ मिलता है या नहीं। दैट्स द सेकंड थिंग। आपका जो गुरु, आपका जो उस्ताद है, वो वाइजली सिलेक्टेड। तीसरा, स्टार्ट अर्ली, जल्दी शुरू कीजिए। आप, अब तो हम बिल्कुल एग्जाम्स सर पे हैं, बट अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपको फौरन एग्जाम के फौरन बाद अगले सेशन की तैयारी करनी है, शुरू कर देना है। एक अप्रोच बना लेनी है, एक स्ट्रेटेजी बना लेनी है, थोड़ा 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 करके, और एटलीस्ट पेपर से 1 डेढ़ महीना पहले आप मॉक शॉप के लिए तैयार हो, आप बिल्कुल रेडी हो। आपको बहुत शाजो नादिर ऐसे स्टूडेंट्स नजर आएंगे जिन्होंने कोई डिस्टिंक्शन स्कोर की और वो लेट स्टार्टर्स हैं। ये काम नहीं हो सकता। दैट्स द थर्ड थिंग। चौथा, जो प्रैक्टिस है, पास पेपर्स की प्रैक्टिस है, हमारे तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स उसको इस तरीके से करते हैं कि जनाब, मैंने एक सवाल सॉल्व करना शुरू किया, मैं उसके मिडिल में कहीं आके फंसा, मैंने पास पेपर का सोल्यूशन देखा, मैंने कहा ओके ठीक है, इसमें 2 3 चीजें मैंने ये सीखनी थी, और मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट सवाल, फिर नेक्स्ट सवाल। वो जो प्रोसेस है ना, प्रैक्टिस का प्रोसेस, ये समझना है कि यार मैं पेपर में कहाँ फंसता हूं, मैं पढ़ने में गलती करता हूँ, वर्किंग बनाने में गलती करता हूँ, सोल्यूशन में मैं पहले कुछ कंक्लूजन्स पे रीच कर जाता हूं, मैं सारे पॉइंट्स नहीं लिख पाता। वो जो प्रोसेस है वो हम ठीक ही नहीं कर पाते। ऐसे ही है कि मैं सचिन तेंदुलकर की कवर ड्राइव टीवी पे देख देख के कह रहा हूं कि यार मैं एग्जाम में, मैं जाके मैच में जाके मार लूंगा, ऐसे नहीं होगा। आपने कम से कम 4 से 6 पेपर आपने किए हों हाथ से, खुद 3 3 घंटे, साढ़े सवा 3 3 घंटों के सेशन में बैठ के, ताकि आपको पूरा एक अंदाजा हो कि यार मैं ऐसे, मैंने नेविगेट करना है पूरा पेपर विदाउट एनी स्टॉपेजेस। दैट्स द फोर्थ थिंग। द फिफ्थ थिंग, एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इज द लास्ट डे, आखिरी दिन, इम्तिहान का दिन। उस दिन जल्दी पहुंचना, दोस्तों से गपशप करना, नींद पूरी करना, कॉन्फिडेंट होना कि यार ऐसी की तैसी आज मैं दिखा दूंगा दुनिया को। ये चीज जो है ये बड़ा क्रिटिकल है। और उस दिन की स्ट्रेटेजी पता होना कि यार मैं कौन से टॉपिक्स मेरे की हैं, पहला सवाल मैं कौन सा करूंगा। और हर, ये ऐसा नहीं है कि मैं आते भाई अभी बैठ के आपको बता देंगे कि यार हर पेपर के लिए क्या है, हर पेपर के लिए अलग डायनामिक है, राइट। सो पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, यकीन कीजिए मैं अपने टाइम पे यही करता रहा हूं। और अगर अल्लाह ताला की ब्लेसिंग हो तो मेरे मेरे नजदीक इन 5 एलिमेंट्स को इंप्लीमेंट करके आप अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं, और अगर अल्लाह ने चाहा तो डिस्टिंक्शन भी ले सकते हैं। जबरदस्त। हमारा आपने एक 5 टियर फॉर्मूला दे दिया है बच्चों को, एंड आई होप के स्टूडेंट इसको फॉलो करेंगे। अच्छा, कमिंग टू आतिफ। आतिफ, थ्योरी पे आते हैं। जिस तरह अभी अमार ने कहा कि हर पेपर का अपना फॉर्मूला है, और मुझे भी इत्तेफाक हुआ थ्योरी और न्यूमेरिकल पढ़ाने का। अब जो बी लॉ और सी लॉ है, डेफिनेटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस लेना, अश्योरेंस लेना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आपने न्यूमेरिकल में कहा सर क्या 20 का फेवरेबल वेरिएंस है, और टीचर ने कहा यस, तो आपके अंदर एक ना खुशी की लहर दौड़ गई कि यार मैं तो सुपरमैन हूं, मैंने सही वेरिएंस निकाल लिया। लेकिन न्यूमेरिकल थ्योरी में तो अश्योरेंस इज इज वेरी वेरी टफ ना, मसलन कि उसमें आप कैसे अपने आप को यकीन दिलाएंगे। तो उस पे थोड़ा आप काइंडली बच्चों को गाइड करें कि अभी ये जो दिन रह गए हैं इसमें थ्योरी को अनलॉक करने के लिए या उस पे ग्रिप लेने के लिए
उनको किन फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पेपर बी लॉ एंड सी लॉ? आप म्यूटेड हैं, म्यूटेड हैं। देखें, आपने काफ़ी मज़े की बात की कि थ्योरी में जो है ना वो अश्योरेंस लेना मुश्किल है। मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप लोग पास पेपर्स की प्रैक्टिस न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की तो कर रहे होते हैं, लेकिन थ्योरी की नहीं कर रहे होते। तो आपने सोचा कि इसकी क्या रीज़न है, तो वो अलग अलग रीज़न देते हैं। तो फिर मैं उन्हें एक ऐसी रीज़न बताता हूँ जो उन्होंने सोची नहीं होती, कि थ्योरी का सवाल देखते ही पता लग जाता है मुझे नहीं आता। न्यूमेरिकल करते 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 ना आखिरी 5 मिनट में पता लगता है कि हो मैं तो गलत तरफ चला गया था। तो वो लगे रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, तो वो थ्योरी सामने से ही जो है ना वो कह देती है भाई मुझे मत हाथ लगाओ, तुम्हें नहीं समझ आया। तो वो थ्योरी में फौरन से फीडबैक मिल जाता है, अंदाजा हो जाता है कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। बट इसका फिर डिसएडवांटेज बहुत बड़ा है, क्योंकि न्यूमेरिकल में समहाउ कई दफा मार भी से एग्री करेंगे कि अगर आपको एक सवाल समझ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं भी आया है ना, तो उसमें थोड़ी बहुत टक्कर मार के हल्के फुल्के कुछ इजी स्टेप, कुछ शुरू वाले नंबर लिए जा सकते हैं। थ्योरी में अगर वो सवाल समझ नहीं आया तो आप बिल्कुल, अगर रॉन्ग रूट पे चल पड़े हैं तो बिल्कुल जीरो पे बैठे होंगे। अच्छा, थ्योरी में हर पेपर का अलग मिजाज है। अगर मैं मैनेजेरियल पोर्शन की एमएफए में बात करूं तो वो बिल्कुल ही बीएम पैटर्न पे चलता है। ऑडिट की बात करें तो बड़ा प्रोफेशनल सा सीनियर पेपर है। बट बीलो और सीलो जो है वो आईकेप ने जब से इसको ब्रेक किया था तो इनके सिलेबस थोड़े छोटे हैं, और आईकेप काफी हद तक रूट लर्निंग की तरफ चला गया। यानी कि बीलो और सीलो के पेपर्स में हमें 30 से 40% का स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल क्रैमिंग बेस्ड सवाल भी देखने को मिल रहे होते हैं। तो यहाँ विद रेफरेंस टू बीलो सीलो रिटेंशन बड़ी जरूरी है। तो मैं नॉर्मली ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो जो फर्स्ट स्टेप है, जिस तरह से मान ने भी डिफरेंट स्टेप बताए, तो थ्योरी में फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले तो समझ होनी चाहिए, क्योंकि अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है और पेपर में सवाल नहीं समझ आया तो जितना मर्जी रट्टे मारे हुए हो वो तो काम नहीं चलेगा। तो नंबर वन अंडरस्टैंडिंग बड़ी जरूरी है, जो कि प्रॉपर रेगुलर क्लासेस से आती है, चीजों को समझ के अच्छे तरीके से करके। सेकंड पेपर माइंड मैपिंग, कि अब थ्योरी है, अगर वो छोटा पेपर है तो आपने थ्योरी पढ़ी और उसके बाद नोट्स को एज इट इज लिख लिया कि ठीक है मेरे पास अपने पास आ गए। और अगर जरा लंबी थ्योरी है तो आपने कुछ मैप्स बना ली। जैसे ऑडिट के अंदर मैं कहता हूँ भाई पूरे चैप्टर को आप लिखना आपके लिए मुश्किल होगा, आप पूरे चैप्टर को 2-3 मैप्स में कवर कर लोगे। हाँ भाई, एश्योरेंस की ये इतने एलिमेंट्स थे, इस एलिमेंट के अंदर ये चीज थी, ये चीज थी। ISA 200 ने ये 5 तरह की बातें की हैं, उसके अंदर ये 3 तरह की बातें की हैं, तो मैप्स बना सकते हैं। और जो छोटे थ्योरी के पेपर हैं, खासतौर पे बीलो सीलो, इसमें मैं इनको सजेस्ट करता हूँ कि आपकी अपनी हैंड रिटन रजिस्टर होना चाहिए। क्योंकि इस डिस्टॉर्शन की एरा में थ्योरी पढ़ना भी आसान काम नहीं है। वही वाली बात है, अकाउंटिंग का सवाल करते करते दिमाग में कुछ और भी चल रहा होगा, लेकिन हाथ भी चल रहा होगा। थ्योरी में किताब खोली और किताब खोलते साथ ही एकदम से ख्याल आया कि मैं सीए क्यों कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मतलब यूट्यूबर तो लाखों रुपए कमा रहे हैं, फलाना तो इस तरह से चल रहा है। वो थ्योरी तो मतलब आपने पढ़नी है ना, तो दिमाग के पास तो टाइम नहीं है पढ़ने का। अकाउंटिंग में करते करते ना थोड़ा सा दिमाग चला, थोड़ा सा हाथ चला, कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बन गया। तो मैं इन्हें ये कहता हूँ कि आपको थ्योरी पढ़ने के लिए भी ना उसे लिखना पड़ेगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे नोट्स, किसी भी टीचर की किताब नोट्स सामने रखे और एज इट इज लिखा, तो आपने बड़े फोकस से उसे पढ़ा, दिमाग में लेके गए, दोहराया, लिखा। अब जिम्मेदारी से जब एक काम कर रहे हैं तो दिमाग भी काम करेगा। जब ये लिखते नहीं है थ्योरी को, सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, तो वो मतलब इस दौर में लगातार 4 सफ़े किताब के पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि नोटिफिकेशंस भी आएंगी फेसबुक की, बाकी चीजें भी। तो मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि थ्योरी को लिख के करें। बड़ी थ्योरी है तो छोटे की पॉइंट्स बना लें, छोटी थ्योरी है तो लिख लें। अब चूंकि कम टाइम है तो इस वक्त ये हो सकता है कि जो चैप्टर का ताजा ताजा उन्होंने देखा, अंडरस्टैंडिंग ली, उसकी कुछ की पॉइंट्स बना लिए। जितना लिखने की आदत बनेगी उतना अच्छा है। क्योंकि अगेन मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई अकाउंटिंग में आप क्या करते हैं, आप टीचर की क्लास में भी लिख रहे होते हैं सवाल, आप घर जाके होमवर्क में भी सवाल लिख रहे होते हैं, पास पेपर की प्रैक्टिस में भी लिख रहे होते हैं, और पेपर में भी लिख रहे होते हैं। थ्योरी में क्लास में टीचर को सुन रहे होते हैं, घर जाके किताब पढ़ रहे होते हैं, और पेपर में लिख रहे होते हैं। तो वो जो आखिरी आउटपुट है वो बड़ा देर से आता है। तो इसमें जो सेकंड एलिमेंट है इसके, वो राइट डाउन करने हैं पॉइंट्स, पहले अंडरस्टैंड करना है, फिर माइंड मैप्स राइट डाउन कर लेने हैं, देन फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे उसको एक रिवीजन देनी है, और फिर अपनी असेसमेंट की तरफ आना है। असेसमेंट को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, कि एक बेसिक असेसमेंट, एक फाइनल असेसमेंट है। बेसिक असेसमेंट वही है कि अगर मैं इन्हें कहूंगा ना पहले दिन से आपने सारे पास पेपर के सवाल लिख के करने हैं, तो वो कहेंगे यार ये तो अजीब सा टीचर है, यूट्यूब पे कोई और टीचर ढूंढते हैं जिसने अपने शॉर्ट में ना कोई शॉर्ट सा तरीका बताया हो। तो इसमें ये तकरीबन 2/3 ऑफ द पास पेपर के क्वेश्चन मैंने कहता हूँ कि आप सवाल देखें,
आप माइंड में रिकॉल करें, कोशिश करें इसका जवाब देखने की, और फिर भले सोल्यूशन देख लें। एटलीस्ट 2/3 ऑफ द क्वेश्चंस में अपने आप को हौसला देंगे, जो मेरे जहन में आइडियाज आ रहे हैं वो मैच कर रहे हैं। बच्चे सवाल देखते हैं और सिंपली सोल्यूशन देखते हैं, वो अपने माइंड को रिकॉल करने की ऑप्शन नहीं देते। तो सवाल देखें, रिकॉल करें, फिर जवाब देखें, कॉन्फिडेंट हो कि हाँ भाई ठीक है, मुझे ये चैप्टर पढ़ने के बाद 60, 70, 80% समझ आ रही है। देन फाइनल असेसमेंट आती है। फाइनल असेसमेंट इज कि अब वो जो 1/3 सवाल बच गए थे उनको लिख के किया जाए। सवाल देखा, लिखा, और खुद चेक नहीं किया। दो कुलीग बैठ गए और एक दूसरे के सवाल चेक करना शुरू कर दिए। एक ने सवाल करके दूसरे को दिए, दूसरे ने इसे दिए। जब हम अपना सवाल किसी और को देते हैं और किसी और का सवाल चेक करते हैं, तो फिर हम टेबल की दूसरी तरफ जाते हैं। फिर चेक करते हुए उलझन आती है कि भाई इसने फर्स्ट लेटर कैपिटल में क्यों नहीं लिखा, ये बच्चा तो बहुत स्पेलिंग की मिस्टेक्स कर रहा है, इसको तो समझ ही नहीं आ रहा, ये बताना ही नहीं आ रहा। तो अगली दफा जब अपना सवाल लिख रहे होंगे, तो हम चूंकि उस तकलीफ से गुजरे होंगे कि चेकर को के ऊपर क्या गुजरती है। तो अगर दो स्टूडेंट साथ बैठ जाएं और तकरीबन हर दिन 3 सवाल, एक बंदा दूसरे को लिख के दिखा दे, दूसरा पहले को लिख के दिखा दे, एक दूसरे को असेस करें, हल्का फुल्का चिट चैट करें, थोड़ा बहुत एक दूसरे को शर्मिंदा भी करें, चलो एक एक फन टाइम एक्टिविटी हो जाएगी, बट उनको राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड देन आखिरी स्टेप है एक फुल फ्लेज मॉक पेपर से हफ्ता पहले या 2 हफ्ता पहले फुल फ्लेज पेपर को 3 घंटे लिखने की प्रैक्टिस करें। अब वही बात है कि मार भाई तो बच्चों को 2 सवाल देंगे और उन्होंने 3.5 घंटे तक लिखते रहना है। और बच्चे सर से कहेंगे सर जी टाइम ज्यादा लग रहा है, वो कहेंगे बच्चों टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, आज 1.5 घंटा लग रहा है सवाल पे, कल 1 घंटा लगेगा। वो हमारे थ्योरी पे ना लिखते हुए 20 मिनट बाद ना वो हाथों को ऐसे ऐसे दबा रहे होते हैं, कमर सीधी कर रहे होते हैं, अंगड़ाइयां ले रहे होते हैं। तो 3 घंटे की प्रैक्टिस जो आईकेप में जाके करनी है थ्योरी की, आईकेप से हफ्ता पहले या 2 हफ्ता पहले फुल फ्लेज इंतहाई रिसेंट पेपर उठा के, या रिसेंट में से कोई, या कॉलेजेस इतने सारे मॉक शेयर कर रहे होते हैं, एसबीएम बड़ी अच्छी एक्टिविटी करा रहा होता है मॉक की, हम लोग अपने तरफ कर रहे होते हैं, बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, वो मॉक को उठा के करे। तो ये बेसिकली वही अगेन 5 स्टेप्स ही हैं। अंडरस्टैंडिंग लेनी है, माइंड मैपिंग की तरफ जाना है, देन बेसिक असेसमेंट करनी है, फाइनल असेसमेंट करनी है, और एक मॉक देना है, जिसको मैं कहता हूँ ये सुपर फाइनल असेसमेंट है। 3 घंटे की बॉडी एक्सरसाइज भी है, लिखने की प्रैक्टिस भी है, आदत डेवलप हो जाती है, और पेपर से 1-2 हफ्ते पहले पता लग जाता है कि हम कौन से एरिया में वीक हैं। ग्रेट। तो आतिफ, मुझे थोड़ा थोड़ा पोर्टर की याद आ रही है, क्योंकि उसने भी 5 फोर्सेस और पोर्टर ने भी जो थ्योरीज दी हैं। अच्छा, इसमें दो बातें अगर उस पर थोड़ा सा क्विकली ऐड कर दें। एक तो थ्योरी में बच्चे ओवर राइटिंग बहुत करते हैं, इम्प्रेस करने के लिए खाम खा लिखी जा रहे हैं, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। और दूसरा बिल्कुल। मैंने देखा है कि जो रिक्वायरमेंट वर्ब है, अब अगर उसने डिफाइन लिखा है और आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप वहीं लूज कर गए। या उसने इवेलुएट करने का कहा है, अब सब पेपर्स के परस्पेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ। तो दो बातों पे थोड़ा एम्फेसाइज कर दें। एक, ओवर राइटिंग, आई थिंक यूज ऑफ गोल्डन वर्ड्स, थ्योरी में तो गोल्डन वर्ड्स की बड़ी अहमियत है। और तीसरा, जो रिक्वायरमेंट वर्ब्स की अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, इसमें भी अगेन ये सारी चीजों की प्रैक्टिस उन सारे स्टेप्स में कवर हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे ऑडिट है, अब उसके अंदर जार्गन्स बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल पेपर है, उसकी बैक पे स्टैंडर्ड्स हैं। अगर हम कंपनी लॉ की बात करें या बिजनेस लॉ की बात करें, तो वहां पे कुछ डेफिनेशंस को तो आपने पेपर के वर्ड्स में या किताब के वर्ड्स में बताना है, लेकिन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं जो हम अपने वर्ड्स में बता सकते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि जो हम पेपर पढ़ रहे हैं, कि उसमें कुछ ऑफिशियल जार्गन्स हैं, और अगर वो जार्गन्स हैं तो हमें चाहिए कि हम सवालों में उसे यूज करें। नहीं तो हमने जब आंसर किया और हमने उसको मैच किया, तो समझ आया कि सोल्यूशन में उन्होंने वो जार्गन्स यूज किए हुए हैं। तो नेक्स्ट टाइम आहिस्ता आहिस्ता वो जार्गन्स का यूज भी बढ़ाया जा सकता है कि हमने कब कौन सी जगह किन कीवर्ड्स को यूज करना है। दूसरा ये है कि पेपर की रिक्वायरमेंट को समझना, अगेन वही वाली बात है, जब बेसिक असेसमेंट की होगी, फाइनल असेसमेंट की होगी, सवाल देखे होंगे, जवाब लिखा होगा और कंपेयर किया होगा, तो समझ आया होगा कि कहाँ हम मिस कर गए। तो इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो बड़े जरूरी हैं। अगर पेपर में लिखा हुआ है लिस्ट डाउन या आइडेंटिफाई, तो इसका मतलब एग्जामिनर चाह रहा है भाई हमें बस बिल्कुल पिन पॉइंट बता दो कि आइडेंटिफाई 5 थिंग्स, तो आपने 5 छोटी छोटी चीजों के बस नाम दे दिए कि हाँ भाई ये 5 चीजें हैं। लिस्ट डाउन वो कहता है या आइडेंटिफाई करता है, तो वो नहीं चाह रहा कि हम बहुत डिटेल में उतरे, हम लिखें डिटेल से। फिर आइडेंटिफाई या डिस्क्राइब से अगला स्टेप है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब है वो एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन चाह रहा है कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा, जिस तरह से हम गूगल पे कोई वर्ड लिखते हैं उसकी डेफिनेशन सी दे देता है, या उसकी एक छोटा सा एक पैराग्राफ में वो दे देता है। तो डिस्क्राइब इज थोड़ा सा, ये आइडेंटिफाई से ऊपर का वर्ड है कि आप 2-3 लाइनों के अंदर उसको बस मोटा मोटा डिस्क्राइब कर दें जो उन्होंने कहा है। देन एक वर्ड आ जाता है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब ये है कि ये चाह रहा है कि भाई अब मुझे खुल के तुमसे जवाब चाहिए, तुम इसको एक्सप्लेन करो, डिटेल से बताओ। फिर इलस्ट्रेट का वर्ड वो इस्तेमाल करते हैं, जहां वो चाहते हैं कि आप उसको थोड़ा सा समझाएं, और अगर आइडियली एक एग्जांपल यूज कर ले तो बड़ा अच्छा है। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन या आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब। अब इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब 5 एलिमेंट्स, तो वो चाह रहा है कि आप 5 एलिमेंट्स पहले तो आइडेंटिफाई कर दो, फिर उनको अंदर डिस्क्राइब भी करो। तो 5 हेडिंग्स,
वो आइडेंटिफिकेशन के लिए, और हर हेडिंग के अंदर थोड़ा थोड़ा से अल्फाज। फिर मैं इनसे कहता हूँ कि अगर आईकैप कह रहा है ना कि आपने 4 बातें बतानी है, तो एग्जैक्टली 4 बतानी है। और समटाइम एग्जामिनर गुस्से में बोल्ड कर देता है पेपर में कि भाई मुझे 4 चाहिए, 10-12 नहीं चाहिए। तो अगर तो उसने कहा है तो उसको फॉलो करना है, अगर उसने नहीं कहा, अब जैसे मैनेजरियल पोर्शन एमएफए में, वहां पे बड़े ओपन से सवाल होते हैं जहां आप 8 बातें भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि अगर आपको कम आती हैं तो कम में ज्यादा लिखें, ज्यादा आती हैं तो ज्यादा में कम लिखें। आपको 8 नंबर का सवाल है, अब वो कह रहे हैं कि बताएं एडवांटेजेस क्या होते हैं इस चीज के। आपको 8 आते हैं तो आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब वाले उस पर 8 हेडिंग देके 2-2 लाइनें उनके बारे में लिख दें। और अगर सही। आपको लग रहा है कि नहीं भैया तो 4-5 से ज्यादा आगे नहीं जा सकूंगा, तो फिर वो 4 के ब्लॉक्स ऐसे बनाएंगे, आइडेंटिफाई के बाद 4-5 लाइंस लिखी, फिर आइडेंटिफाई, फिर 4-5 लाइंस। यानी एग्जामिनर को लगे कि इस बच्चे को लगा कि शायद 4 बातें डिटेल से लिखनी है। तो वो समटाइम ये भी बड़ा जरूरी होता है कि Good. हमारे पास मार्जिन कितना है लिखने का, और हम एग्जामिनर को किस तरह से। मैं अक्सर सही। इन्हें कहता हूँ कि 6 महीने की प्रैक्टिस, 6 महीने पढ़ना और है, और पेपर में आपने जो लिखना है वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। एग्जामिनर सही। को नहीं पता लगना चाहिए कि हम कैसे हैं। दो बच्चों की सेम तैयारी होती है, लेकिन एक पेपर के थ्रू अपने आप को सेल कर देता है और दूसरा पेपर पे अपने आप को सेल नहीं कर पाता। Correct. अब फिर अगर एक्सप्लेन वाला पॉइंट है या ज्यादा पॉइंट्स हैं, तो मैं कहता हूँ कि आपने बीच में ना कुछ कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दें। भाई मैं अगर एक चेक करूंगा और मेरे सामने एक पेपर आएगा और उसमें 2 मोटे मोटे पैराग्राफ लिखे होंगे और मैं डिटेल में जाऊंगा और बच्चे की इंग्लिश भी ज्यादातर बहुत अच्छी नहीं होगी, तो मैं थोड़ा सा उलझूंगा, देखूंगा, समझूंगा। अब अगर एक बच्चा है जिसने वो मोटे मोटे पैराग्राफ तो लिख दिए हैं, क्योंकि उसको आदत थी पैराग्राफ में लिखता था, लेकिन उसने हर दूसरी लाइन में कुछ कीवर्ड्स अंडरलाइन कर दिए हैं, तो जैसे ही मैं पैराग्राफ देखूंगा तो 4-5 कीवर्ड नजर आएंगे, मैं उन पर टिक लगाऊंगा और मैं समझ जाऊंगा कि बच्चा इन लाइंस पे बात कर रहा है। तो मैंने कहता हूँ कि आप नीचे बैठ के ना पॉइंट्स उछाल उछाल के उसको दो, वो ऊपर ऊपर से पॉइंट पकड़ के निकल जाए, आपके पैराग्राफ में उतर गया तो उसे भी नहीं समझ आएगी और आपको भी नहीं समझ आएगी। तो Great. अगर राइटिंग का मसला है, एक्सप्लेन करने का मसला है, तो एक सवाल करने के बाद हार्डली टेक 7 to 8 सेकेंड्स, ताज़ा ताज़ा सवाल किया होता है, बस जल्दी जल्दी से की बातों को ठीक। अंडरलाइन कर दिया। मैं अपने ज़माने में भी, मेरी बड़ी गंदी राइटिंग होती थी, तो वो अकाउंटिंग के टीचर्स तो बहुत अच्छी राइटिंग वाले होते हैं, मैं जो है ना वो मेरी राइटिंग बच्चे बोर्ड में देख के कहते हैं सर आपसे हमें बड़ा हौसला होता है, आपको अगर आई के अपने पास कर दिया तो फिर हम भी पास हो जाएंगे। तो वो उस राइटिंग में मैं फिर ये करता था कि कीवर्ड्स अंडरलाइन कर देता था, ताकि कम से कम मैं सही। एग्जामिनर को थोड़ा सा तो सपोर्ट कर बता पाऊँ। दूं। तो सही। ग्रेट। अच्छा अमर, क्योंकि आप एक अकाउंटिंग गुरु टीचर हैं और मैंने एफएससी के बाद सीए ज्वाइन किया, तो इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ क्विकली, फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। तो मैंने याद कर लिया कि परचेजेस डेबिट होती हैं। अब मुझे ये नहीं पता था क्यों होती हैं। तो वो एक ऐसी ट्रांजैक्शन थी जिसमें वो क्रेडिट हो रही थी। तो मैं सारी रात जागा रहा कि यार मैंने 10-15 दिन लगा के याद किया है कि ये चीज डेबिट होती है, तो ये क्रेडिट कैसे हो गई। तो बाद में मुझे पता चला कि ये परचेज रिटर्न है और इसके पीछे पूरी एक साइंस है। तो अकाउंटिंग नॉर्मली कंसिडर की जाती है कि एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। तो इसका कोई कोड बताएं, इसका कोई क्रैक करने का कोड बताएं कि अकाउंटिंग को क्रैक, क्योंकि डिफरेंट लेवल्स पे उन्होंने अकाउंटिंग को इनबिल्ट कर दिया है। पीआरसी लेवल, देन कैफ लेवल, देन फाइनल लेवल। तो मैं चाहता हूं कि आप वो पूरा अगर कवर करें प्लीज। सर थोड़ा सा ना 100% एक तो आपकी बात से एग्री करता हूँ, एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट भी है इसका। जी। अगर मैं ये देखूँ ना कि अगर कोई बच्चा फॉर एग्जांपल बीबीए एमबीए मार्केटिंग करता है, राइट, तो वो जो मार्केटिंग है ना, जो उसका कोर सब्जेक्ट है, उसके वो 10 से 15 कोर्सेज लेगा इन अ सेट ऑफ टोटल 55 to 60 कोर्सेज। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी बहुत से ममालिक में, जुरिस्डिक्शंस में देखें, इंडिया में देखें, आप अपने अंडर ग्रेड इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बात करते हैं, अमेरिका में देखें अंडर ग्रेड इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बात करते हैं, हमारे यहाँ आप ए लेवल्स या एफएससी के बात करते हैं। वो तो आप अक्सर स्टूडेंट्स की, जैसे आप बता रहे हैं, जिंदगी में यह है कि पहले तो उन्होंने अकाउंटिंग पहले देखी नहीं होती। फिर दूसरा ये होता है कि टोटल आपने जो कंप्लीट क्वालिफिकेशन के दौरान डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट स्कीम्स रही हैं, कभी 3 पेपर रहे हैं, कभी 4 पेपर रहे हैं, मैक्स 4 पेपर हम्म। रखे हैं आईकैप ने अकाउंटिंग के पूरे, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट तक पहुंचाते हुए 4 पेपर आप टोटल अकाउंटिंग के देते हैं। हम्म। और वक्त के साथ दो और चीजें हुई हैं। एक, स्टैंडर्ड्स डिफिकल्ट हो गए हैं। हमारे जमाने में यकीन कीजिए, रेवेन्यू का जो स्टैंडर्ड है, आईएसएटी, वो कुछ भी नहीं था, उससे कुछ पूछा भी नहीं जाता था बेचारे से। अब जो स्टैंडर्ड है वो पढ़ाते हुए हमें पसीने आते हैं, राइट। सही है। एट द सेम टाइम आई कैप की जो टेस्टिंग है वो डीप से डीप होती चली जा रही है। आप आज से 15 साल पुराने फाइनल्स के सवाल देखिए, वही उस नौयत के सवाल अब कैफ लेवल पे हो रहे हैं, राइट। ठीक है। सो
एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी दिक्कत है, और हम टीचर्स के लिए दिक्कत इसलिए है क्योंकि हमने थोड़े टाइम में स्टूडेंट्स को ज़्यादा पढ़ाना होता है, तो यूजुअली रूल बेस्ड अप्रोच होती है। तो एक मेहनत है जो मैंने खुद अपने वक्त में की है, और मैं अक्सर स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि ये मेहनत ज़रूर कर लीजिए। वो मेहनत ये है कि जैसे किसी भी दुनिया के करिकुलम में किसी भी मुश्किल सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, किसी भी आर्ट्स के सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, कॉमन सेंस से पढ़ाया जाता है। मार्केटिंग पढ़ाई जाती है तो बुनियाद बताई जाती है कि यार 4 Ps ऑफ मार्केटिंग क्यों होते हैं। हर स्टैंडर्ड के रूल में कोशिश ये कीजिए, समझ लीजिए कि ये क्यों है। इंटेंजिबल एसेट्स में अगर कुछ रूल्स बताए गए हैं कि यार इंटरनली जनरेटेड गुडविल कैपिटलाइज नहीं होती, तो क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर आप एक दफा वो रूल समझ लेंगे ना, तो फिर आप उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी अप्लाई कर लेंगे। आप डेवलपमेंट कॉस्ट कब कैपिटलाइज करने का, सो बुनियादें जो हैं वो आप जरूर समझ लीजिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास में उतना वक्त मिल रहा है तो ठीक, नहीं तो उसके बाद अब तो जबरदस्त एआई है, चैट जीपीटी है, हर चीज है। सो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप कॉमन सेंस बिहाइंड दीज की स्टैंडर्ड समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड सेटर्स ने क्या कॉमन सेंस अप्लाई की व्हेन दे डिफाइंड दीज अकाउंटिंग। दैट इज द फर्स्ट। दूसरा जो है, मैं बहुत ज्यादा कायल हूं अकाउंटिंग में जबानी जो कॉन्वर्सेशन है ना, वो जरा कम ही करनी है। मतलब आपने ये नहीं बताना कि यार मुझे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में 4 कैटेगरीज होती हैं, फाइनेंशियल एसेट्स की वो आती हैं, हाँ जी मुझे सही पता है। है। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में 2 होती हैं जी, आती हैं, ओके फाइन। अच्छा, लीज में अगर मॉडिफिकेशन हो जाए तो क्या होता है, सेल एंड लीज बैक मुझे पता नहीं। जब तक आप उसको एक खुद से छोटी एग्जांपल बना के पुट नहीं कर सकते, राइट, सही है। आप दिखा नहीं सकते हर छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट इन न्यूमेरिकल फॉर्म, तब तक उस कॉन्सेप्ट का आपको कोई फायदा नहीं। अगेन ये मेहनत भी थोड़ी सी क्लास से बाहर है, टीचर जरूर एग्जांपल्स बना बना के देते हैं, बट हर कॉन्सेप्ट की आपने कोशिश करनी है कि आप छोटी 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 एग्जांपल्स खुद बनानी शुरू करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की तरफ लेके जाएं, ताकि आप लिंक कर सके एक सिंपल कॉन्सेप्ट को विद दैट एक्सटेंसिव टेस्टिंग जो कि एग्जाम में आती है। दैट्स द सेकंड पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, इस दफा हम पोर्टर 5 फोर्स मॉडल में डायमंड पे आ गए हैं, तीन चीजें देख रहे हैं। तीसरा जो मेरा रिकमेंडेशन रहता है स्टूडेंट्स को अकाउंटिंग में, वो ये कि एग्जाम से एक लेवल ऊपर जाके तैयारी करें। ये ठीक है। बहुत क्रिटिकल। अच्छा, उसके लिए चाहे आपको एसीसीए के सवालों की मदद लेनी पड़ रही है, उसके लिए चाहे आपको फाइनल के सवालों की मदद, कैफ में तो बड़ी ब्लेसिंग है ना, आपके ऊपर एक फाइनल का लेवल है, चाहे फाइनल के सवालों की मदद लेनी पड़ रही है। एग्जाम से एक लेवल के ऊपर की तैयारी आपको 2 फायदे देती है। एक तो ये कि एग्जामिनर की अगर आप अप्रोच देखें, हर अगले 2 साल के पेपर पिछले 2 साल के पेपर से ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, फॉर श्योर। आने ठीक वाला है। पेपर आपकी वैसी ट्रेजेक्टरी के हिसाब से भी आपको लगना चाहिए कि ज्यादा डिफिकल्ट आएगा, पहली बात। सही। दूसरा ये कि अगर आपकी एक लेवल ऊपर की तैयारी होगी ना, अगर आप शोएब अख्तर को खेल के गए हुए हैं नेट्स में, राइट, तो वहां फिर आप 140 वाले बॉलर को खेल ही लेंगे। सो एक लेवल ऊपर की तैयारी क्रिकेट आपको की अब बात वैसे करनी हमें नहीं करनी चाहिए जो कल का मैच था उसमें। नहीं नहीं, मैं गोल्डन एरा की बात कर रहा हूँ। शोएब अच्छा। अख्तर और सचिन तेंदुलकर, मैं उनकी एग्जांपल्स दे रहा हूँ। आजकल की ठीक। क्रिकेट में देख नहीं मिला। ठीक ठीक। ये 3 स्टेप अप्रोच है मेरे नजदीक। माशाल्लाह, ग्रेट। नहीं, जबरदस्त आपने बच्चों को, क्योंकि अकाउंटिंग मुझे याद है स्पेशली जो बच्चे एफएससी बैकग्राउंड से आते हैं वो तो बिल्कुल ही स्ट्रगल करते हैं। अच्छा आतिफ, एमएफए और सीएमए भी आपके एक्सपर्ट एरियाज हैं। तो कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग मुझे भी, मैंने भी कोई 15-20 साल पढ़ाई है, तो इसका जो सबसे बड़ा डायलेमा है कि उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग भी है, उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है, उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है। अच्छा, अब वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट निकाल के आई कैप ने थोड़ी सी मेहरबानी करके उसको एमएफए में ले गए। तो सीएमए के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सी बताएं कि बच्चों को क्या फॉर्मेट बना लेना चाहिए अगर वेरिएंस का कोई सवाल है, या जैसे कोई मार्जिन एब्जॉर्प्शन का सवाल है, प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल है, तो अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए क्वेश्चन के स्पेसिफिकली जो की एरियाज हैं सीएमए के फॉर्मेट जहन में हो, आप फॉरेन फॉर्मेट बनाएं, उसमें आप फिगर्स पुट करना शुरू कर दें, या पहले आप सोचते रहें? तो व्हाट यू रेकन especially with respect to CMA exam? ठीक है। इसमें बिल्कुल इसी तरह से है कि सीएमए वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग बड़ा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग चल रही है कुछ स्टैंडर्ड बेस्ड, और स्टैंडर्ड ने अगर कहा है कि तुमने बस लेफ्ट साइड पे जाना है तो वो लेफ्ट साइड पे ही जाना है।
सीएमए में यूजर आजाद होता है और वो अपने तरीके से, मतलब एक ही सवाल 5 अलग अलग तरीके से लोगों ने सॉल्व किया हुआ होगा और पांचों का जवाब सही होगा। जबकि शायद फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर डिस्क्लोजर एक ने सोचा होगा मेरा दिल करता है ये डिस्क्लोजर भी होना चाहिए, तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ जब फ्रीडम मिलती है तो ये बड़ी मजेदार बात है। मतलब मैं अक्सर कहता हूँ कि अकाउंटिंग में अगर कोई अच्छी अकाउंटिंग है ना, अब वो ये मार नाराज हो जाएंगे, मैं कहूँगा असल अच्छी वाली अकाउंटिंग ना कॉस्ट अकाउंटिंग है। क्योंकि इसमें दिमाग चलता है, इसमें ना मतलब आप वो नहीं है, कैदी नहीं है किसी के स्टैंडर्ड वाली बॉडी उसने कभी खबरदार यूं ही करना और ऐसे करना है। लेकिन वो ये हमारे वाली बात की अगर लॉजिक समझ आ जाएगी तो वो वाला मसला भी हल हो जाएगा। तो वो मैं जरा हमेशा से डरता था फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, तो वो लॉजिक समझ नहीं आए तो वो जो है ना, मैं फिर तकरीबन यही होता था कि स्टैंडर्ड ने ऐसे कहा है तो बस ऐसे ही कहा होगा। तो कॉस्ट में चूंकि लॉजिक आ जाती है, दिस गिव्स स्टूडेंट फ्रीडम। लेकिन स्टूडेंट कौन है? 80% वो है जो एफएससी में रटे मारता था। ये वो लोग हैं जिनको टीचर क्लास में सवाल कराएं तो ठीक है, मतलब टीचर की वीडियो चल रही है तो उन्हें सांस आ रहा है, वो ऑनलाइन क्लास है। मैं पेपर से 2 दिन पहले देखता हूँ हमारे कोई टीम मेंबर जो है ना बैठ के वो वीडियो देख रहे होते हैं टीचर की। मैं कहता हूँ यार आज क्यों देख रहे हो वीडियो भाई, 2 दिन बाद तो पेपर है, इस वक्त तो तुम तैयारी करो। कहते हैं सर वो सर के साथ साथ सवाल करते हैं, हो जाता है। अब वो मतलब इतने ज्यादा यूज टू हुए हुए होते हैं। तो इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में जब खुद से दिमाग चलाने की बात आती है तो वो लोग घबरा जाते हैं। फिर वो अपने अपने पसंदीदा टीचर के पास जाके कहते हैं सर मुझे फॉर्मेट दे दे, मुझे वेरिएंस का एक सफा बता दे, मैं उस सफे में चीजें डाल दूंगा, दिमाग मैंने सही है। इस्तेमाल नहीं करना। तो यस, एक सेफ अप्रोच इस कि हम फॉर्मेट को याद कर लें। मतलब ये वो लोग जो कि डरते हैं क्रिएटिविटी से, वो जो कि उसकी कोर में नहीं जाना चाहते, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ फॉर्मेट टीचर के बने बनाए दे देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप टीचर के बने बनाए फॉर्मेट को जब यूज करेंगे तो बहुत ही रोट लर्निंग हो जाएगी। अगर उसमें थोड़ा सा अपना एक लोकल वेरिएशन ले आए, टीचर ने एक फॉर्मेट बताया, ठीक है, आपने देखा जबरदस्त, आपने सवाल को सॉल्व किया, 2-3 सवालों को अपने तरीके से किया, फिर उस फॉर्मेट को देखा, थोड़ा थोड़ा सा उस फॉर्मेट पे आना शुरू हो गए, तो होगा ये कि आप अपना एक छोटा लोकल वर्जन उस फॉर्मेट का बना लेंगे कि हाँ टीचर ने तो ये बताया था, लेकिन अगर सवाल में ये और ये रिक्वायरमेंट होगी तो मैं ये वाले स्टेप को मिस कर दूंगा। तो फॉर्मेट बनाना एक सेफ अप्रोच होती है उन लोगों के लिए जो लॉजिकली साउंड नहीं है बहुत ज्यादा, और वो सवाल को देख के 60 to 70% ऑफ द कंटेंट में से नंबर निकालना चाहते हैं। तो यस, वो हर सवाल के कुछ फॉर्मेट बना लें। बट बेस्ट ये होगा कि अगर एक टॉपिक के 6-7-8 सवाल हाथ से किए हैं तो उसमें से ना हर सवाल में जो काम की बात पता लगी उसका एक रूल बना लें, रूल साइड पे लिख लिया, गोल्डन रूल। जब 7-8 सवाल किए तो पता लग गया कि 6-7 रूल्स उनके पास मौजूद हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो एक आइडियल अप्रोच पे पहुंच गए होंगे कि मैं वेरिएंस के सवाल को जब मैं यूनिट की कैलकुलेशन से शुरू करता हूं तो मैं फंस जाता हूं, लेकिन जब मैं पहले रेट लिख लेता हूं और उसके बाद यूनिट्स ढूंढने जाता हूं तो मेरे लिए जरा इजी हो जाता है। तो ये विद प्रैक्टिस आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन हो जाएगा। किसी टीचर का बना बनाया 1 पेजर फॉर्मेट आप आंखें बंद करके फॉलो कर लेंगे, वो भी एक अच्छी अप्रोच नहीं है। और वो बंदे जो कि डायरेक्टेड अप्रोच के आदी हैं, वो अगर 100% खुद ही से ही सोचना शुरू कर देंगे तो शायद वो भी अच्छा नहीं है। तो वो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, जो सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं, वो जो जो थोड़े क्रिएटिव हैं, खासतौर पे ए लेवल के बैकग्राउंड वाले, थोड़ा सा लॉजिकल चीजों को लेके चल रहे होते हैं, वो तो हर सवाल की लॉजिक देखें और उसकी तरफ जाएं। लेकिन बाकी स्टूडेंट जो है वो अगर एक फॉर्मेट में अपना कुछ लोकल एडजस्टमेंट करके अपना एक फॉर्मेट बना लें तो उससे वो 70 to 80% सेफ होते हैं। वैसे भी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हर सवाल का 15-20% ऐसा होगा जो एक नई चीज होगी। तो बच्चे क्या करते हैं, वो 10-20 सवाल कर लेते हैं और हर दफा कहते हैं सवाल ने मुझे ये नया सिखाया। अब वो 20 के 20 सवालों में 80% वो पुरानी बात होती है और 20% नई बात होती है, तो बड़े एक्साइटेड होते हैं मैंने कुछ नया सीखा। मैं उन्हें कहता हूँ कि रादर देन आप 20 सवालों को एक दफा करें, आप 5 सवालों को 4-4 दफा कर लें। आपको सही। प्रोसेस समझ आएगा, आप उसके उसमें जाएंगे तो इसमें कॉस्ट में स्टेप से भी नंबर मिल जाते हैं, लॉजिक से भी। लेकिन वही वाली बात है कि फॉर्मेट बहुत ज्यादा, मतलब मैं बीइंग अ टीचर मुझे बहुत पसंद नहीं है ये बात कि लोग फॉर्मेट को रट्टा मारे। लेकिन स्टूडेंट जिस तरह के होते हैं ज्यादातर, उनको वो फॉर्मेट को याद कर लेना अच्छा लगता है। तो फॉर्मेट याद मत करें, फॉर्मेट को सामने रख के अपना एक लोकल वर्जन बनाएं और फिर हर सवाल को उस तरीके से करने की कोशिश करें। वो लोग जो कि डेवलप नहीं कर सकते सेल्फ लॉजिक, जो सेल्फ बिल्कुल। लॉजिक डेवलप कर लें वो जरूर उस सवाल को क्रैक करें। 5-6 सवाल जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली, रटा नहीं भी मारे ना, तो आपको समझ आ जाता है कि फॉर एग्जाम्पल एक टाइम आएगा उन्हें पता लग जाएगा पहले 2 सफे खाली रखने हैं, तीसरे सफे पे उन्हें वर्किंग वन लिखना है। अब उन्हें होगा कि मैं वर्किंग वन हमेशा यूनिट्स की ही करूंगा तो कहानी आगे बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। तो ये विद प्रैक्टिस है। ये जितना मर्जी हम तकरीर कर लें, हम इन्हें बता दें, वो जब तक उसने अपने हाथ से सवाल नहीं किए वो उस तरह की चीजों में नहीं जा सकता। और शायद इसमें थोड़ा सा मार भी कुछ पॉइंट इसमें ऐड कर सकें, क्योंकि मतलब इनकी कोर प्लीज। स्पेशलाइजेशन अकाउंटिंग के स्टेप्स हैं। जी हमारे इसमें अगर आप कुछ। सर आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल तो 100% एग्रीड। और इवन मेरा जो एक्सपीरियंस है ऑफ टीचिंग फाइनल्स, इवन वहाँ भी फॉर्मेट्स की बड़ी वर्थ है। सो असेंशियली स्पीकिंग अगर आप मुझसे पूछें तो दो ही चीज़ें क्रिटिकल हैं।
एक तो ये कि आपको बहुत, अकाउंटिंग का कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मोर सो इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आई एग्री विद दिस एज वेल, आपको क्लास से बाहर जान मारनी है। आपको ये समझना है कि अगर टीचर ने इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को, फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएंस एनालिसिस किया और मैं उसको थोड़ी डिटेल में ले जाता हूं, मैं यील्ड, मिक्स, वेरिएंस और इन 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 चीजों में चला गया, तो इससे मुराद क्या है? क्योंकि क्लास में टीचर जब समझा रहा होता है ना, उस वक्त हम उस वक्त चल रहा होता है, सब काम साथ साथ चल रहा है उसके। एक्चुअली जब आप अपने ऊपर, अपने ऑन योर ओन करने की कोशिश करते हैं, फिर आपकी गिरें खुलती हैं एक्चुअली। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उन कॉन्सेप्ट्स को खुद से बैठ के, और मैं तो ये करता था अपने टाइम पे, सच्ची बात है, अपनी खुद की छोटी छोटी एग्जांपल्स बनाओ, बुक की एग्जांपल भी, अच्छा सवाल बनाते हुए भी, क्योंकि हमने जब पढ़ाना शुरू किया, बहुत सी गिरें हैं नॉलेज की जो पढ़ाते हुए खुली हैं, यकीन कीजिए। तो जब आप खुद एग्जांपल बनाते हैं या खुद किसी को पढ़ाते हैं, उस वक्त बहुत सी गिरें आप पे खुलती हैं, छोटे छोटे जो स्पेसिफिकली ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे सवाल। कई दफा ऐसा होता था, मैं सवाल बना के अपना ही सॉल्व कर रहा होता था, मुझे नजर आता था वो सवाल ही मैंने गलत बनाया, एक नई गिरा खुलती थी। राइट, सो एक तो ये जरूरी है, क्लास से बाहर छोटे छोटे अपने सवाल जरूर बनाने की कोशिश कीजिए, ओनली फॉर वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स। दूसरा, फॉर्मेट्स। इफ यू आस्क मी, अगर आपने कोई, मतलब अगर अगर आपने एग्जैक्ट रट्टा नहीं भी मारना ना, तो आप कोई अपना फॉर्मेट इन्वेंट कीजिए, और उसका, किसी और का रट्टा नहीं मारना तो अपने का जरूर मार लीजिए। बिकॉज आई कैट के पेपर्स में एक बड़ा मेनिस जो है ना, वो इस वक्त नॉलेज नहीं है, वो टाइम है। आपको टाइम मैनेज कर पाना वो बहुत बड़ा इशू है। फॉर्मेट्स आपका कम से कम आधा घंटा जो है ना पेपर में बचा देंगे। एटलीस्ट यू विल नो कि ओके यार, ये सवाल मोटा मोटा मैंने इस तरह से करना है। एंड एक बात मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं, मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ये कहता हूं कि फॉर्मेट आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें गुंजाइश हो एडिटिंग की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सवाल को सिरे से गलत पकड़ लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बिल्कुल एंड पे रियलाइज हो। और वो फॉर एग्जांपल, मैं कंसोलिडेशन की एग्जांपल से समझा देता हूं। मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि यार, कभी भी पहले फाइनल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस करने पे मत आओ, नीचे से शुरू करो। एक वर्किंग गुडविल की बन गई, एक रिटेन्ड अर्निंग की भी बन, क्योंकि अगर तुमने पहले पहले अल्टीमेट रिजल्ट, पहले आउटपुट दे दी, तो फिर मसला पड़ेगा। राइट, अनलेस यू आर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट कि मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो कर ही लूंगा ये सवाल। अगर अल्टीमेट आउटपुट पहले लिख दी और फिर बाद में रियलाइज हुआ कि ये तो मैंने बिल्कुल ही गलत पकड़ा इस सवाल को, देन इट इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड अ लॉट ऑफ पैनिक इन द पेपर। ग्रेट। अच्छा, जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स और उनको जरा इम्प्रेस करने के लिए मैं भी थोड़ा ऐड करूं। जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे वेरिएंस बहुत पसंद थे, तो मैंने स्पेशली फाइनल लेवल पे ना एक टारगेट बनाया कि मैंने इतने क्वेश्चन वेरिएंस के डेली करने हैं। तो लिटरली एक स्टेज ऐसी आई कि मार्केट में जितने अवेलेबल सवाल थे वेरिएंस के वो मैंने कर लिए थे। मसलन कि मुझे फोन करके पूछना पड़ता था कि यार कोई, वो कहते थे वो वाला सवाल में कि मैंने किया हुआ है, वो यार वो फोक लिंच के 100 क्वेश्चंस मैंने किए हुए हैं, वो फलाना। उसका बेनिफिट ये हुआ कि सीए फाइनल्स में हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में वर्क बैक ऑफ वेरिएंस का सवाल आया, जो थोड़ा पेनफुल होता है। मसलन खाली वेरिएंस निकालना थोड़ा आसान होता है, लेकिन वर्क बैक में डेफिनेटली आपको दिमाग उल्टा चलाना होता है। तो उस प्रैक्टिस की वजह से मैंने वो 9 से 11 मिनट में किया, और जब मैं बाहर आया तो 80% स्टूडेंट उस वर्क बैक वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे कि यार वो हुआ है आप लोगों से या नहीं हुआ। और उसमें से 50% वो थे जो वो सवाल नहीं कर सके क्योंकि उसमें उनकी प्रैक्टिस नहीं थी। तो मुझे इतनी खुशी महसूस हुई कि यार वो जो मैंने एक टारगेट रखा था कि मैंने इतने, तो मेरे ख्याल में जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उसको पीस मील में लेना बड़ा जरूरी है। मसलन अगर आपको डिफिकल्ट टॉपिक है उसको पूरे को खाएंगे तो वो आपको एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो जो आपके पेन पॉइंट्स हैं या जो टॉपिक्स आपको थोड़ा तंग करते हैं उनको आपने डेली बेसिस पे उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जिम जाते हैं और अपनी बॉडी बनाते हैं, तो एक दिन में तो वो बॉडी उस तरह नहीं बनेगी ना, उस पर डेली काम करना पड़ेगा। तो स्पेशली वो टॉपिक्स जो आपको लगता है आपके पेन पॉइंट्स हैं उनको आप डेली टाइम दें, थोड़ा 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 थोड़ा, तो आई थिंक वो डेवलप हो जाएगा। अच्छा, हमारे इस पे क्वेश्चन भी आ रहा है क्योंकि ऑडिट भी आपका एरिया है, तो इसमें काइंडली थोड़ा ये बताइए। एक तो एग्जामिनर अगर आप देखें, क्योंकि मुझे भी कुछ अरसा इत्तेफाक हुआ ये पढ़ाने का, तो थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल, अब ये एक बहुत बड़ी डिस्कशन है इवन कैफ लेवल पे भी।
आप देखें तो वो एग्जामिनर आपको बड़ी प्रैक्टिकल सिचुएशन दे देता है, हालांकि बच्चे ने फर्म को बाहर से ही देखा होता है कि ये फर्म है। वो फर्म में गया नहीं, उसने प्रोसीजर्स नहीं लगाए, उसने एंगेजमेंट लेटर की शक्ल नहीं देखी, उसने ऑडिट प्लानिंग कभी की नहीं, उसने रिप्रेजेंटेशन लेटर कभी मांगा नहीं, उसने कंफर्मेशन कभी भेजी नहीं, उसने ऑडिट रिपोर्ट फाइनल कराई नहीं, उसने ऑडिट फाइल रिव्यू नहीं करें उसकी, मसलन कि अच्छी खासी आप कह लें कि सीनियर की तरफ से उसकी तबीयत भी साफ होनी है। तो अब ये पेपर प्रैक्टिकल है, और एक क्लासरूम इन्वायरमेंट में बच्चे ने थ्योरी भी पढ़नी है और अप्लाई भी करना है, तो कैसे स्टूडेंट उसको ग्रिप करें? सर इसमें मैं एक बड़ा बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है ये, और इसमें अगेन कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऑडिट का, कैफ का यही पेपर देख लें आज से 10 साल पहले का, तो रफली 90% ऑफ द पेपर डज वुड नॉट कम फ्रॉम प्रैक्टिकल ऑडिटिंग टॉपिक्स। मैक्सिमम एग्जामिनर एक सवाल दे देता था, कोई उसमें उसने कुछ कंट्रोल्स का कुछ पूछ लिया, कोई उसमें उसने कुछ प्रोसीजर्स पूछ लिए, इस किस्म की कोई चीज पूछ ली। बट आहिस्ता आहिस्ता एग्जामिनर ने इसको, इस वक्त जो आपका ऑडिटिंग का पेपर है, यस उसका सिलेबस छोटा है, बट उसकी जो नोयत है वो वैसी है जैसे आज से 10-12 साल या 15 साल पहले फाइनल का ऑडिट का पेपर आता था। तो सही। ये एक बड़ी चीज है। अच्छा, दूसरा ये है कि दुनिया सारी में किया क्या जाता है जब फॉर एग्जाम्पल बच्चे को एक्चुअली उस चीज का पता ही नहीं है, और ये एक प्रैक्टिकल अमल है ऑडिट। मैं तो अक्सर अपनी फर्म में भी जब था, मैं बोलता होता था कि यार एक 10वीं पास बच्चे को भी ना आप 8-10 ऑडिट्स किसी अच्छे मैनेजर के साथ करवा दें, वो फटाफट ऑडिट करेगा, कोई उसमें रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है। तो दुनिया में किया यह जाता है कि फॉर एग्जांपल जब अंडर ग्रेड के बच्चों को ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ाया जाता है, तो सिमुलेशंस बनी होती हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में। उनको सिमुलेशन में डाल के, जी आप एक 4 मेंबर टीम का हिस्सा हैं, अब आपके सामने ये प्रोजेक्ट आया, ये चीज आई, ये चीज आई। तो पढ़ने का जो अंदाज है उसमें यह है कि आपने पहले से, सबसे पहले अपने इंस्ट्रक्टर के साथ टॉपिक्स को 2 हिस्सों में तोड़ लेना है। कुछ टॉपिक्स ऑडिट में आज भी जो है वो प्रैक्टिकल नेचर के नहीं है, वो थ्योरेटिकल नेचर की नहीं है। फॉर एग्जांपल कंपनी एक्ट से अगर क्वालिफिकेशन नॉन क्वालिफिकेशन एज एन ऑडिटर का सवाल आएगा, तो इट्स बेसिकली इट्स अ नॉलेज दैट यू हैव। ऐसा नहीं है कि आपने फर्म नहीं देखी तो आप उसका जवाब नहीं दे सकते। हाँ, बट अगर सवाल आ जाता है फॉर एग्जाम्पल ऑडिट प्रोसीजर से रिलेटेड, वारंटी के प्रोसीजर्स पता, राइट, अगर सवाल आ जाता है कि जी ये सैंपलिंग हमने की है, ये इनवॉइसेस आई हैं, इसकी बेसिस पे आप कंक्लूजन बताएं इस प्रोसीजर का क्या होगा, राइट। तो ये तमाम है प्रैक्टिकल ऑडिटिंग की चीजें। इसमें सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग से मुराद ये है कि आप उस टॉपिक को समझिए कि एज इफ कि आप एक रियल ऑडिट में जाएं, तो उस स्टैंडर्ड की इंप्लीकेशन कैसे होती है। अब इसकी सबसे आसान एग्जांपल मैं देता हूं, ऑब्जर्वेशन ऑफ एन इन्वेंट्री काउंट। किसी स्टूडेंट ने कभी नहीं किया ऑब्जर्वेशन ऑफ एन इन्वेंट्री काउंट, राइट। हाउएवर उसको सिमुलेट करना जहन में बहुत जरूरी, इमेजिनेशन बड़ी अच्छी है। अब तो आपके पास यूट्यूब है, हर चीज है, आप उस पर इवन खोल के भी देख सकते हैं। तो क्लास के अंदर टीचर की जिम्मेदारी कि वो सिमुलेशन बताए, और फिर स्टूडेंट की अपनी भी जिम्मेदारी कि हर चीज को की सिमुलेशन सीखे कि यार फॉर एग्जांपल प्रोसीजर्स कैसे होते हैं, अगर मैं इनवॉइस वेरिफिकेशन की बात कर रहा हूं वो कैसे होती है, वो एक्चुअली क्या है। वारंटी में जब जाता है कोई कोई स्टूडेंट उसको टेस्ट करने जाता है, या कोई और ट्रेनी उसको टेस्ट करने जाता है, तो एक्चुअली वो क्या क्या चीजें देख रहा होता है। उसमें चाहे एक्ट करके भी आपको समझाना पड़े या समझना पड़े, तो समझिए सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग ऑडिट में अब अनफॉर्चुनेटली रिक्वायर्ड है। ये है एक अप्रोच। दूसरी पोटेंशियल अप्रोच है, अब मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, दूसरी पोटेंशियल अप्रोच है कि आप एक किसी भी टीचर की कोई किताब या उनके नोट्स उठाइए, और फाइनल लेवल के बेशक उठा लीजिए, और आप फिर उसका अच्छा सा रट्टा मार लीजिए। ये दूसरी पोटेंशियल अप्रोच है। मैं दोनों अप्रोचेस बताऊं, ठीक। देखें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एट द एंड ऑफ द डे पास करना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ठीक। वो दूसरी एक अप्रोच है। अब उसमें यह है कि अगर आपको तमाम की लाइन आइटम्स के पोटेंशियल रिस्क पता है, पोटेंशियल प्रोसीजर्स, एक ही अप्रोच भी है, ऐसे भी बच्चे सक्सेसफुल होते हैं। पहली अप्रोच यह है कि वो नॉलेज के साथ आपको सक्सेसफुल कराएगी। Audit risk, for example, as a last example, and then I would like to pass on this question to Atif bhai as well, given his extensive experience teaching audit. Last example, audit risk का सवाल आता है कैफ में, उसको
तैयार करने के दो तरीके हैं। एक ये कि मुझे रट्टा लगा हो, मुझे पता हो हर लाइन आइटम में पोटेंशियल रिस्क क्या, उनके इंडिकेटर्स होते हैं, ओवर स्टेटमेंट के लिए क्या लिखते हैं, अंडर स्टेटमेंट के लिए क्या लिखते हैं। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि मैंने कोई 25-30 एग्जाम्पल्स खुद क्लास में अपने टीचर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ सिमुलेट करके की हो कि यार अच्छा इस सिनेरियो में क्या रिस्क होता है। अच्छा, अब वो बच्चे के लिए बड़ा डिफिकल्ट है, सच्ची बात है, बड़ा ही डिफिकल्ट है कि ये उसको बता पाना कि यार फॉर एग्जांपल अगर इन फाइनेंस कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, तो उसमें क्या पोटेंशियल सारे एस्पेक्ट्स हैं जो तुमने देख, बोरिंग कॉस्ट का एलिमेंट है, कैलकुलेशन का एलिमेंट है, अंडर रिपोर्टिंग का एलिमेंट है, ओवर रिपोर्टिंग का एलिमेंट है, काइबोर के चेंज हो जाने का एलिमेंट है। अब उसको अभी तक उसने क्या काइबोर की उसको सही अंडरस्टैंडिंग है भी या नहीं है, राइट। लोन रीनिगोशिएशन का एलिमेंट है, इतने सारे एलिमेंट्स हैं उसके अंदर के, अगर तो सिमुलेट करके वो समझ पाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा मैंने हर बात को बता ही दिया। जी जी आदिल। आतिफ, आप काइंडली ऐड करें, क्योंकि जस्ट टू ऐड, मेरा सी एंटर में एक पाँव के नाखून का एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ। तो मैं वो ऑपरेशन कराने गया, तो मैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड साथ ले गया। तो वो मुझे डॉक्टर पूछता है कि यार ये क्या कौन सी किताब है, कि मैंने, क्योंकि उसने सिर्फ वही लोकल एनेस्थीसिया करके वो नाखून रिमूव करना था। तो मैंने कहा यार मैं बोर ना हूं, तो मैं वो स्टैंडर्ड्स ले आया हूँ। आप उन दिनों ऑडिटिंग स्टैंडर्ड वाइट कलर के होते थे। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से हम सबको ही बहुत मोहब्बत है। तो आतिफ, आप प्लीज कैन यू बिल्ट अप ऑन व्हाट अमार हैव सेड, दैट ऑडिट जो है वो कैसे उसको क्रैक किया जाए। उसमें थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, फिर ज्यादातर जो ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, फिर उसमें अजर्शंस हैं, आप अकरेंस कैसे वेरीफाई करें, कंप्लीटनेस, उसका फ्लो क्या हो, 0 से 100 जाना है, 100 से 0 आना है। बच्चे जरा मिक्स रहते हैं इसमें। जी बिल्कुल, इसमें मार ने बिल्कुल बड़े मजेदार तरीके से उसको बिल्ड किया है। ऐसे ही है कि ये वेरी करता है। मैं असल में हम सारे टीचर जो है ना वो चाहते हैं कि हम अपनी एक बड़ी जबरदस्त अप्रोच अपने बच्चों को बता दें। लेकिन पता ये लगता है कि हम अपने जमाने में अगर इंटेलिजेंट लोग थे या हम हार्ड वर्किंग थे, आप फॉर एग्जांपल एक होगा जितने बड़ी हार्ड वर्किंग की होगी, वो स्टूडेंट से कहेगा भाई तुम लोगों ने बस सवाल करने हैं, तुमने 20-20 घंटे पढ़ना है। एक टीचर बहुत बड़ा इंटेलिजेंट होगा, कहेगा यार सोचो, बस सिर्फ लॉजिकली सोचो और चीजें सारी की सारी जहन में आ जाएंगी। तो उससे ना Right. बच्चा परेशान हो जाता है, क्योंकि बच्चे में काफी सारी कैटेगरीज होती हैं। तो ये बड़ा अच्छा है कि हम उनको अप्रोचेस बताएं, लेकिन बच्चा फिर अपने हिसाब से अप्रोच अडॉप्ट करे। तो बिल्कुल हमारे ने बिल्कुल सही कहा कि कुछ लोग इवन ऑडिट को क्रैम करके भी कर लेते हैं। आप जितना मर्जी उन्हें कहें ये लॉजिकल है, ये लॉजिकल है, वो पेपर में जाएंगे और हर सवाल में से 6-7 लाइनें तो सीधी सीधी रट्टे से लिख देंगे। वो लॉजिकल बच्चा अपने अल्फाज बना रहा होगा, टाइम लगेगा, सोच रहा होगा, उसकी गलतियां हो रही होंगी, और जिसने रट्टा मारा हुआ होगा वो जनाब छाप के जा रहा होगा। तो एट टाइम्स एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि यार, क्योंकि एग्जामिनर के सामने तो पूरी पिक्चर नहीं है, वो तो सवाल बाय सवाल चल रहा है। तो वो समटाइम उस बच्चे को एज मिल जाता है जो क्रैम कर रहा होता है। तो अगर एक स्टूडेंट इज बैड एट एक्सप्रेसिंग, तो कैफ लेवल पे इतना मार्जिन जरूर है कि अगर आपने नॉलेज बेस ज्यादा लिखा हुआ है तो एग्जामिनर उस पर उतना ज्यादा उदास नहीं होता। और फिर जैसे उन्होंने कहा फॉर्मेट की बात है, अब कैफ लेवल के बच्चे को ऑडिट रिस्क जब बताएं तो ये बहुत ही अजीब सी बात है, बड़ी तकलीफ दे बात है कि उसको ऑडिट रिस्क, बिजनेस रिस्क में से ऑडिट रिस्क निकालना बता रहे हैं। वो गरीब ने अभी आज तक इंडस्ट्री नहीं देखी। तो अब ऐसे में क्या होता है कि कुछ लोग फिर क्या करते हैं, वो पास पेपर्स में देखते हैं कि अच्छा ये 6 तरह के सवाल आए हुए हैं, इस तरह का सवाल हो तो ऐसे करना है। मुझे एसपीएम में सीए फाइनल का बड़ा मैच्योर पेपर है बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो मुझे कुछ बच्चों ने कहा सर वो आपकी किताब का बड़ा फायदा होता है, उसके एंड पे आपने पास पेपर दिए होते हैं। मैंने कहा हाँ सर, वो हम शुरू वाला पोर्शन तो वो आपने नोट्स लिखे होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं, पास पेपर रट रट लेते हैं। क्योंकि पेपर में उसके करीब करीब का आता है तो हम 60-70% को लिख देते हैं। तो मतलब मैंने कहा यार ये ऑथर को भी नहीं पता था कि इस किताब का यही यूज भी है कि तुम पास पेपर को रटे मार के चले जाते हो। तो वो बिल्कुल ऐसे ही है कि कुछ लोग, अब सीए फाइनल में रिस्क असेसमेंट का सवाल है, बड़ा लॉजिकल सा सवाल आता है। मैंने देखा बच्चों ने कुछ अपनी शीट्स बनाई हुई होती हैं कि हाँ जब वो थोड़ा सा भी दूसरे मुल्क का जिक्र करेगा ये 2 रिस्क बोल देने हैं। जैसे ही वर्ड आईटी या टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर किसी भी जगह आ गया ना, तो ये 3 तरह के रिस्क बता देने हैं। और वो इतने पक्के होके बैठे होते हैं कि वो सवाल का कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते, वो कीवर्ड्स ढूंढते हैं और ठगाठक जनाब 8-7 सफ़े का सवाल करके आ जाते हैं। तो यस, ये भी एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है। तो ये मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ बी योर सेल्फ।
रादर देन कि आप एक बच्चे को देखें जो 18 घंटे पढ़ता है, एक बच्चे को देखें जो 25 सवाल पास पेपर के करता है, एक बच्चे को देखें जो इतना शार्प है कि जो सिर्फ टीचर का लेक्चर सुनता है और घर आके थोड़ा सा लिखता है और उसकी तैयारी हो जाती है। अपने आप को समझें वो किस तरह के अप्रोच के हैं। अगर वो रट्टा मारते हैं तो मत शर्माएं इसमें, अपनी रट्टे की स्ट्रेंथ को यूज करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लॉजिकल आए, क्योंकि इन लोगों ने जब सीए फाइनल में आना है तो इनको मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल साइड पे आना है। तो आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर से एक इंटेलेक्चुअल डेवलप करना शुरू करें, बट इस पे शर्माए नहीं कि अगर आज वो रट्टा लगा लेते हैं और ये अगर एक चीज अच्छी है और इससे पेपर में उन्हें फायदा हो रहा है तो यस कुछ चीजों को क्रैम कर लिया करें। फिर जैसे ये स्टूडेंट्स राइट में वो कहते हैं कि ऑडिट की ड्राफ्टिंग और उसके बारे में बताएं। जी असल में ऑडिट थ्योरी का जरा एडवांस पेपर है और उसमें बिजनेस लॉ और सी लॉ वाले चक्कर जरा कम है। सी लॉ में बहुत क्रैमिंग बेस्ड है, बी लॉ में खास तरह का सवाल आता है कि ये सिचुएशन है, बताओ सही हुआ या गलत हुआ। तो बच्चों को पता होता है कि लॉ डिस्कस करना है, सिचुएशन डिस्कस करनी है, सोल्यूशन दे देना है। ऑडिट में वो एक टोटका हर सवाल पे नहीं लगता। तो पहला स्टेप ये है कि ऑडिट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है कि इसमें से नॉलेज बेस्ड कितना और एप्लीकेशन बेस्ड कितना है। तो फॉर एग्जांपल अगर एश्योरेंस के कंपोनेंट्स का नाम या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की डिस्क्रिप्शन या एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट या इस तरह की चीजें हैं तो वो काफी हद तक डिस्क्रिप्टिव है। और फिर कुछ लॉजिकल एरियाज हैं जो आई के अपने खास तौर पे चूज किए होते हैं, यहाँ से लॉजिकल सवाल बनाने हैं। तो इसमें चैप्टर 1 से लेके 15 तक, चूंकि प्योर स्पेसिफिक ऑडिट की बात हो रही है, टाइम तो लगेगा, लेकिन मैं बड़ा क्विकली गो थ्रू करता हूँ कि जैसे चैप्टर 1 है, तो चैप्टर 1 में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के अंदर अगर उसकी डिस्क्वालिफिकेशन में को 2-3 कंपनियां इन्वॉल्व हैं तो ये इस तरह का एक सिनेरियो होता है जो लॉजिकल होता है। अदरवाइज चैप्टर 1 में से वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा होता है, सिवाय कंपनी लॉ के वो स्पेसिफिक एरियाज के। चैप्टर 2 स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप उसे नॉलेज बेस कह सकते हैं। चैप्टर 3 में दो टेक्निकल एरियाज हैं, रिस्क वाला और फ्रॉड। फिर चैप्टर 4 में सैम्पलिंग लॉजिकल है, बाकियों को हम कह सकते हैं कि वो क्रैमिंग बेस से चल जाएगा। 5 भी काफी हद तक इंटरनल कंट्रोल है, लोगों को ना भी समझ आए वो क्राइम करके काम चला लेते हैं। 6 में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हैं, तो यस वहां पे आपको लॉजिक चाहिए होगी। 7 से लेके 10 तक जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर है उसमें जो प्योर लॉजिकल है वो एनालिटिकल प्रोसीजर है, क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स आता है कि जी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी हुई और बच्चे ने एनालिटिकली मैथमेटिकली, तो वो प्रैक्टिकल है। और बाकियों में सम हो कहीं ना कहीं रिटेंशन चल जाएगी। 11-12 टोटल रिटेंशन वाले हैं। 13 में जो कोड ऑफ एथिक्स के सिनेरियो आते हैं कि आप सिचुएशन थ्रेट बताएं, सेफगार्ड बताएं, उसमें बिट ऑफ लॉजिक एंड बिट ऑफ कुछ सेफगार्ड उन्होंने याद किए होते हैं, उसको भी चला लेते हैं। फिर चैप्टर 14 में दो मेन एरियाज 7056 के रिपोर्ट वाले सवाल और इसी तरह से सब्सीक्वेंट इवेंट, ये दो ऐसे एरियाज हैं जिनको हम कह सकते हैं लॉजिकल। बाकी जगह लॉजिकल हो भी तो आईकेएप का पूछने का तरीका ऐसा है कि चल जाता है। तो हम पूरे ऑडिट में 15 चैप्टर्स में गिन के हम कह सकते हैं ये 8 एरियाज हैं कि हाँ जी यहाँ से एक लॉजिकल सवाल। तो बजाय इसके कि पूरी किताब को रट्टा मारें, बजाय इसके कि पूरी किताब में लिखने की प्रैक्टिस करें, पहले इन दो को साइड पे कर दें। जो नॉलेज बेस्ड हैं उनके ऊपर अच्छे तरीके से चीजों को दोहराएं, मैप्स बनाएं और चीजें, और जो एप्लीकेशन बेस्ड है उसमें समझ लें कि हर तरह के सवाल को करने का क्या तरीका है, थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रेटेजी का फर्क होता है और हर टीचर ने अपनी क्लास में बड़े अच्छे तरीके से उसे बताया होता है। तो ये आज भी अपने लेक्चर्स को जाके ऑनलाइन में देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ किस टीचर ने कौन सी जगह क्या अप्रोच बताई थी। नहीं तो मुख्तलिफ टीचर्स के मुख्तलिफ तरह के क्रैश कोर्सेज और इस तरह की चीजें भी यूट्यूब पे अवेलेबल होती हैं। तो वो समझ सकते हैं कि उन 7-8 तरह के सवालों को करने के क्या तरीका है, और फिर कम से कम 5-5 सवाल उन टॉपिक्स के उस पैटर्न पे कर लें। अभी भी इतना टाइम कम नहीं है, क्योंकि ऑडिट का एग्जाम भी जरा थोड़ा सा लेट साइड पे होता है, और ऑडिट के साथ जो ज्यादातर एक आध एमएफए का कम्बिनेशन होता है तो वो उसकी तैयारी लोग करके बैठे होते हैं। तो सबसे पहले हमने उसको एप्लीकेशन और नॉलेज बेस्ड अलग अलग करना है, फिर हर एप्लीकेशन बेस्ड का अलग से पैटर्न देख के और उसके मुताबिक वो करना है। और अगेन अगर ये सारी चीज साइंस है तो छोड़ दें, सारी बातें छोड़ दें, मुझे छोड़ दें, मार की बात छोड़ दें, किताब उठाएं और रट्टा लगा लें। इवन सीए फाइनल में एक बच्चा कहता है सर ओपन बुक एग्जाम है, आपने तो बड़ी अजीब सी अप्रोच बताई है कि सोचो फिर स्टैंडर्ड का मैप जहन में आए, फिर के आप स्टैंडर्ड पेपर में ओपन कर सकते हैं, तो ये सर ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन मेरा रट्टा बड़ा अच्छा है, आपकी किताब को रट्टा मार सकता हूँ, क्या करूं। मैं कहता हूं भाई तुम सिर्फ रट्टा मारो, तुम रट्टा मारो, तुम्हें पेपर में तुम भूल जाओगे ओपन बुक है, तुमने सोचना ही नहीं है, क्लिक ही नहीं करना उस ऐप पे, तुमने बस जो है ना सवाल देख के जो तुम्हारा रट्टा कह रहा है तुमने लिख देना है। और समटाइम वो लोग पास भी बड़े अच्छे तरीके से कर जाते हैं। तो मतलब अपनी कोर स्किल जरूर समझें, अगर क्रैमिंग है सही। तो ठीक है आहिस्ता आहिस्ता एप्लीकेशन बेस्ड की तरफ आए, लेकिन कम से कम अपनी कोर स्किल्स को यूज जरूर करें। चलें, अब एक आखिरी गोल्डन क्वेश्चन मैं आप दोनों से करता हूं, पहले अमार से, कि पेपर वाले दिन आपने शेर कैसे फील करना है, मतलब आपने कैसे फील करना है कि आज आप बस खा जाएंगे पेपर को और आज देखें मैं क्या करूंगा। तो वो जो नर्वस टेंशन है बच्चों की, विच इज वेरी नॉर्मल, अगर इफ यू आर फीलिंग नर्वस इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल, लेकिन हाउ टू ओवरकम दैट नर्वस टेंशन। डेफिनेटली वन इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपने अच्छी तैयारी की हुई है, एक्सरसाइज आप करते हैं, खाना पीना आपका अच्छा है,
आपका सोने का पैटर्न ठीक है, वो मसलन के ये फैक्टर्स। तो हाउ टू फील लाइक अ लॉइन गोइंग फॉर आई कैप एग्जाम? सर आई थिंक एक एक पॉइंट तो आपने बिल्कुल मेंशन कर दिया कि उसमें तैयारी का बड़ा रोल है। सो डे ऑफ द एग्जाम एंड दैट मॉर्निंग इज पार्टली अ फंक्शन ऑफ द प्रीवियस 6 मंथ्स। उससे पिछले 6 महीने आपने क्या किया है। अगर नहीं पढ़ा तो टेक्निकली स्ट्रेस्ड रहेंगे। बट बहुत से हमारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहे वो 6 महीने पढ़ें, 3 पढ़ें या 1 पढ़ें, पढ़ के जाते हैं। In 80 to 90% of the cases, still there is a lot of stress on exam day। और कुछ 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 केसेस में वो स्ट्रेस जो है वो फेटल भी होती है, इन द सेंस के मतलब फेटल खुदा न खासा एग्जाम के लिए फेटल होती है कि एग्जाम रह जाता है उसकी वजह से। तो मेरे जो अपने पर्सनल सजेशंस हैं जो मैं खुद भी इम्प्लीमेंट करता रहा हूँ, स्पेशली फाइनल के एग्जाम्स में इम्प्लीमेंट करता रहा हूँ। पहला तो सजेशन ये है कि आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो बड़ा क्रिटिकल है। आपने रात जाग जाग के, अगर पिछले 2 हफ्ते से रात जाग के पढ़ रहे हैं आप, और और सुबह के वक्त जब पेपर आपका होता है उस वक्त आप सो रहे होते हैं, तो अचानक से आप जब उस वक्त जाएंगे तो वो फिर बड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि वो आपके सोने का टाइम है। राइट, आपने अपना सर्केडियन रिदम जो है वो खराब कर लिया है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्लीपिंग पैटर्न, हैविंग एडिक्वेट स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसका ख्याल रखिए। उस वक्त अपना दिन का मोस्ट एक्टिव टाइम रखिए जिस वक्त आपका पेपर होना है, और 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले से ये काम शुरू करें। ठीक हो गया। सही। दैट इज द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग इज, मैं हमेशा कहता हूं कि सुनने में बहुत छोटी लगती है बात, बड़ी क्रिटिकल है, थोड़ा जल्दी पहुंचिए एग्जाम सेंटर। आधा घंटा 40 मिनट पहले पहुंच जाइए। दोस्तों के साथ, ऐसे दोस्त जो कि ज्यादा पेपर्स की और एग्जाम्स की बातें ना करते हो, और अगर करें भी तो उनको टोक दीजिए। उनके साथ जरा गपशप लगाइए, थोड़ा सा उस माहौल में अक्वेंट हो जाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देर से पहुंचते हैं तो वैसे ही आपको टेंशन हो जाती है, और मैं बिल्कुल ऑन द डॉट हूँ। और वो फजूल की कोर्टिसोल जो हार्मोन है ना रिस्पॉन्सिबल स्ट्रेस के लिए, वो एक बहुत ही घटिया चीज है। वो बिल्कुल रश कर देता है और फ्लश कर देता है आपके ब्रेन को। सो वो सही। उससे बचिए। और मेरा एक मशवरा ये रहता है हमेशा कि एग्जाम की स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए, एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए। जैसे मैं अक्सर स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली फाइनल में ये एडवाइस करता हूं कि यार, अगर है भी ना ये रीडिंग टाइम, भूल जाओ, नहीं है रीडिंग टाइम। मैंने एक पेपर देखा, अक्सर पेपर देख के मोटा मोटा हमें समझ आ जाता है, अच्छा ये टॉपिक्स टेस्ट हो रहा है। राइट, 2-3 मिनट लगते हैं, ज्यादा नहीं लगते। एक दफा मैंने पेपर को रीड करना, नो नो नीड फॉर दैट। मैंने 2-3 मिनट में स्किम किया। अब मुझे एग्जैक्टली पता है मैंने क्या करना है। मैंने उसके बाद इस वाले सवाल पे से, मैं अगर कैफ 5 में हूं तो मुझे ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सवाल अच्छा आता है, मैंने उस पर चले जाना है सीधा। राइट, वो सवाल पढ़ना शुरू कर देना है। उस सवाल को, इवन जो रीडिंग टाइम भी है, मैंने उसको वहां यूटिलाइज करना है। राइट, और उसी सवाल को सिर्फ देखना है, जैसे उसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी है और उसको सॉल्व करना शुरू कर देना है। उसके बाद जो भी नेक्स्ट, मैं हमेशा बोलता हूं 1 हैवी 1 लाइट, 1 हैवी 1 लाइट। उसके बाद बड़ा सवाल एक किया, जो सबसे कम मार्क्स का सवाल आपको आता है उस पे जाइए, फौरन फौरन वो कीजिए हैवी के बाद। और हमारे एग्जाम में ऐसा होता ही होता है। हमारे एग्जाम में एक सवाल बड़ा मुश्किल, 2-3 सवाल छोटे आसान होते हैं। ये एग्जामिनर खुद कहता है कि जी आखिरी 25 नंबर सबसे मुश्किल, फिर 25 आसान, मतलब थोड़े से जरा डिफिकल्ट, और आखिरी 50 सबसे आसान होते हैं। ये हमारा तरीका है, एग्जामिनर का केपीआई है, उसने ऐसे बनाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी, कि मैंने एग्जैक्टली वो दिन कैसे स्पेंड करना है, वो 3 घंटे 3.25 घंटे कैसे गुजारने हैं। ये मेरी अपना आजमूदा टैक्टिक है। ये अगर आप अपनाएं तो आपका इंशाल्लाह पेपर का दिन अच्छा गुजर जाता है। ग्रेट। आतिफ, आप ऐड करना चाहें अगर, प्लीज। असल में बहुत बेमानी हो गई, मैं जो सारी बातें करनी थी ना वो मारने कर दी हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वो कागज है जो मैं आखिरी दिन बच्चों के सामने रखता हूँ। मैं जब क्लासेस एंड होती हैं तो लास्ट डे मेरा होता है कि लास्ट डे डिस्कशन, और एग्जैक्टली ये बातें होती हैं। तो ये मतलब बच्चों को ये समझना चाहिए कि मुख्तलिफ टीचर जो मुख्तलिफ टाइम जोन से गुजरते हैं और बहुत सारे ऑडियंस को फेस करते हैं, ग्रेजुअली आहिस्ता 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 वो सारे प्रॉब्लम्स के जब सोल्यूशन निकालते हैं तो बड़े रिफाइंड पॉइंट सामने आ जाते हैं। यानी अब अम्मार बात करें, मैं बात करूं, मसूद साहब बात करें, तो हम लोग 90% सेम लाइंस पे होंगे।
अच्छा, बच्चे ने एक नया पहिया ईजाद करना है, वो कहता है नहीं मैं पेपर में जाके जब मायूस होऊंगा तो मतलब दिस इज गुड। जिस तरह से वो आज किसी की वीडियो रील देख के बड़ा कुछ समझ लेते हैं, घर की खवातीन जो है उसको देख के अपने वो रेसिपीज बना रही हैं, तो बच्चा अगर हमारी ये रील्स देख ले, जब आपने बड़ी जबरदस्त एक अपॉर्चुनिटी रखी है कि पेपर्स के इतने करीब एक ऐसा सेशन रखा है और वो उस मोड पे रखा है जो लोगों के लिए कंफर्टेबल है, तो वो हमें सुने। तो एग्जैक्टली यही सारी बातें हैं, बिल्कुल मारने सही कहा कि एक तो सबसे पहले तो अच्छी तैयारी, फिर पेपर से 1 डेढ़ हफ्ते पहले अपनी रूटीन दोबारा से सेट कर लेना। हर दिन जिस्म को उस टाइम पे सोने की आदत है, और उस दिन आप वो अलार्म लगा के, अच्छा अलार्म लगाएंगे सुबह का और सो जाएंगे, 11 बजे लेट जाएंगे और 3 बजे तक लेटे रहेंगे, दिमाग फटने वाला हो रहा है, नींद नहीं आ रही, आंखें लाल हुई हुई हैं, टेंशन है, क्यों? डेली तो सो रहे थे सुबह फजर पढ़ के और उठ रहे थे 11 बजे, अब सुबह 9 बजे तो एग्जाम का टाइम है, तो वो एकदम से नहीं। वही वाली बात है, मॉक्स अगर दें एक आध हफ्ता पहले और उसी दिन से अपना आपको एडजस्ट कर लें नई आईके वाली रूटीन पे, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेपर वाले दिन वहाँ टाइम से पहुंचना इंपॉर्टेंट है। पेपर से पहले एक अच्छा ब्रेकफास्ट, जैसे अब इस वक्त रमजान होगा तो सहरी लाजमी की हुई हो अच्छे तरीके से, तो वो मतलब हार्मोन सही काम करेंगे, बॉडी एक्टिव होगी, तैयारी अच्छी की हुई है, आप अलर्ट बैठे हुए हैं, आपके जागने वाला टाइम है, आप पेपर में पहले पहुंच गए हैं। अक्सर लोग तो बड़ा हबड़ दबड़ में भागते दौड़ते आते हैं। वो मतलब मैं अक्सर ही कहता हूँ कि वो घर से आई कैप तक ना, वो उस पर गूगल पे देखते हैं मैप में फासला कितना है जी, 17 मिनट का फासला है। तो वो हिसाब लगाते हैं कि फर्ज करो इसमें अगर सिग्नल सारे ओपन हो तो 2 मिनट और मैं तो तेज बाइक चलाता हूँ, तो मैं 13 मिनट में पहुंच सकता हूँ। तो फिर वो अपने ऊपर परफॉर्मेंस मेंटेलिटी लगा के 11 मिनट पहले घर से निकलते हैं, और वो Okay. 7 मिनट लेट वहां पहुंचते हैं, हाथ पांव फूले हुए होते हैं, जल्दी से बाहर देखते हैं वहां चिट लगी हुई होती है कि जी आप इस वाले हॉल में आप हैं। भागते हुए जाते हैं उस हॉल में घूम घूम के, और फिर बाद में पता लगता है कि मैंने गलत देखा था बाहर। अपने को दोस्त कह देता है यार तेरा तो साथ वाले हॉल में है। फिर बाहर आते हैं, वो हॉल का नंबर देखते हैं, फिर वहां जाते हैं। अच्छा जब जाते हैं तो पीछे वाले भाई ने अपनी मेज कुर्सी आगे कर ली होती है और आगे वाले ने कुर्सी पीछे कर ली होती है, सेटल हुए हुए होते हैं। आपको इतनी सी जगह मिलती है। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि भाई आप ये कहते हैं कि सर मेरी तैयारी अच्छी थी, मेरा पेपर रह क्यों गया? अब अगर आप पेपर ऐसे करके कर रहे थे तो आपको, तो आपने नोटिस ही नहीं किया कि आप बड़े ऑकवर्ड तरीके से आप वहां बैठे हुए थे, आप कंफर्टेबल नहीं थे। तो अगर टाइम से गए होंगे तो कुर्सी पे वेल बिफोर सीटेड होंगे, आपको दुआ वगैरह पढ़ लेंगे, कोई अगर रमजान नहीं है तो पानी वगैरह पी लेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, वो आपको पेपर देने आएगा तो आप रिलैक्स। वरना आप जब हॉल में जाते हैं और लोगों के पास 11 मिनट से हाथ में क्वेश्चन पेपर है, तो आप तो कहते हैं मैं तो हार गया, तो आप बैठते ही सही। एक उसके साथ एक फेलियर के तौर पे हैं। तो ये हमारे ने बड़ी हम्म, जबरदस्त बात की है कि टाइम से पहुंचे, और वो वाले दोस्त जो पढ़ाई की बातें ना करते हैं उनके साथ खड़े होकर चिट चैट करें। मैं तो ठीक। स्टूडेंट से कहता हूँ कि वो अब तो रमजान है, अदरवाइज मैं कहता हूँ कि मेरी मदर ने हमेशा कहा था कि बेटा दही खाने से ना दिमाग तेज चलता है, तो वो मुझे हमेशा ओके। पेपर में भेजने से पहले दही खिला के भेजती थी। तो मैं आई कैप यहाँ ठोकर पे होता था, उसके बिल्कुल पास एक होटल होता था, वहां पे ओके। वो दही वगैरह, तो मैं पेपर से 20 मिनट पहले पहुंचता था और जाके वहां जाके ना वो दही खाना शुरू कर देता था। तो मैं टाइम से भी पहुंच गया होता था, एग्जाम सेंटर और भी दही साथ भी होता खाई था। हूँ। और दही भी वो मतलब वही बात है कि वो मदर की उस नसीहत से कनेक्ट हुए हुए होते थे, उसकी बरकतें। अब वो एक एक साइंटिफिक वो है जो कैल्शियम पूरी हो रही है, दूसरा एक रूहानी बरकत है कि जो मदर ने कहा है वो वाली बात फॉलो हो रही है, तो ऑटोमेटिकली उससे बड़ा फायदा हो जाता है। तो ये छोटी छोटी सी एहतियातें अगर की हुई हो, छोटी छोटी सी चीजों पे काम किया हो, तो यस बड़े अच्छे तरीके से आप उस दिन शेयर बन सकते हैं। और जाहिर है मतलब वही जैसे अमार ने कहा कि आप आईकेप के लेवल से ऊपर की तैयारी करके बैठे हैं। अब अगर हमने प्रैक्टिस मैचों में ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ हो और हमें अचानक से एक नई निमीबिया की टीम सामने नजर आए कि इससे लड़ना है, तो हम शेर ही होंगे। तो सही। तैयारी जितनी अच्छी होगी उतना शेर की तरह धाड़ेंगे इंशाल्लाह। राइट। अच्छा, मैं एक आखिरी मेमोरी शेयर करता हूँ। ये फाइनल मैंने लाहौर में दिया, तो वही ठोकर पे। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हमारा आखिरी पेपर हुआ तो ढोल अरेंज किए हुए थे लड़कों ने, और हमने वहाँ आई कैप के बाहर भंगड़ा डाला सिर्फ इसलिए कि हमारे पेपर खत्म हो गए। तो इस तरह की सेलिब्रेशंस भी शायद रिलैक्सिंग होती हैं। सो थैंक यू वेरी मच डियर अमार एंड आतिफ, आई रियली एंजॉयड, और मैंने भी काफ़ी चीज़ें नई सीखी हैं आज। आई होप स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। और good luck to every student who is going for the exam. You have to stay confident, believe in yourself, and believe in Almighty. इंशाल्लाह अगर आपने अच्छी मेहनत की हुई है तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से और वालदैन की दुआओं से आप जरूर पास होंगे। सो थैंक यू वेरी मच। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।